बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ही पेपर हुआ है हिंदी साहित्य का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही समय तो हिंदी साहित्य का पेपर हुआ, वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इससे पहले आप लोगों ने जो है आपको बता दें कि ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, वो अभी रात के 9 बजे से वो क्लास लगी हुई है। उसका पेपर आप लोगों के समक्ष जो है डिस्कस किया जाएगा और देखेंगे कि सारे के सारे प्रश्न लगभग मॉडल पेपर से ही आपके आए हैं। और हिंदी साहित्य के भी लगभग सारे के सारे प्रश्न, एक आध दो प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे आपके मॉडल पेपर से आए हैं। आपको बता दें कि अगर आपने मेरे मॉडल पेपर्स देखे थे, निश्चित तौर पर आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बहुत सारे प्रश्न आपने कर दिया होगा, एक आध प्रश्न चाहे आपका छूट गया हो, बाकी कोई भी प्रश्न आपका बचा नहीं होगा। मैं भी आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। हिंदी साहित्य का, हिंदी काव्य का जो पेपर हुआ है आज, उसके बारे में हम यहाँ पर पेपर को थोड़ा बहुत आपको बताने का भी प्रयास करेंगे, कैसे कैसे क्या करना था आपको। चलिए देखें यहाँ पर। और जिनकी परीक्षा भी जो है आने वाली जो है सत्र में, चाहे वो आए हमारे छात्र छात्र हैं, और चाहे बात करें कि जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है और लिखित पेपर होने वाला है, उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखेंगे। देखें यहाँ पर देखिएगा, बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पेपर हो रहा है। इसमें मेजर और माइनर दो सब्जेक्ट, मैं बता दूं आपको कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है। बहुत सारे लोग छात्र छात्र हमारे परेशान हैं। तो मेजर माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो मुख्य विषय है आपका। माइनर माने एक विषय ऐसा आपको लेना पड़ता है इस समय जो कि माइनर में आपको पढ़ना होता है, लेकिन उसका भी पेपर सेम मेजर की तरह होगा। जैसे कि ये मेजर माइनर दोनों के छात्र छात्राओं को यही पेपर मिलेगा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से जो आपका मेनर जो है एक प्रकार से माइनर सब्जेक्ट है, तो आप लोग जो है उसको जरूर देखें, मतलब कि उसी दिन जाए जिस दिन मेजर का दिया हो आपके पेपर को, मतलब कि डेट जो दी हुई है डेट शीट में, तो उसी दिन चले जाइएगा। क्योंकि मेजर माइनर दोनों का पेपर यही है। देखिए आप लिख करके लिखा हुआ है हिंदी का, हिंदी काव्य। ओके, टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर के थे, 75 नंबर के। 25 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब के आपको मिलने थे। निर्देश दिया गया था कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ था। प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने थे। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख जो है अंकित थे। ये बात आपको मैंने पहले आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। हमने बताया था कि खंड आ बा सा 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ से तेलुगु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, और आपके समक्ष ये आ चुके हैं। चलिए देखते हैं निर्देश। बड़ी तेजी से के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय भी बहुत ज़्यादा कम है। इस समय बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूं, इसीलिए जो है मैंने सोचा कि नहीं, आपको दिखा दिया जाए और आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि आपको विश्वास बना रहे और आसानी से और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने के लिए आप विश्वसनीयता के साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ बने। लगातार आपके साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट बना हुआ है परीक्षा के अंत समय तक। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य थे आपके खंड आ के या तेलुगु टाइप के 10 की संख्या में पूछे जाते हैं, और सभी को करना होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, अर्थात आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। खंड आ के आते अर्थात तेलुगु के एक प्रश्न करेंगे आपको 2 नंबर मिलना था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के भी नाम लिखें। ये बढ़िया प्रश्न था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आ भी सकता है। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए हमने तमाम सारे नाम आपको बताए भी थे कि अलग अलग नाम जो है, अगर आप लोगों ने जो है इससे पहले वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने इस प्रश्न को रखने का प्रयास किया है, और ये भी बताया होगा हमने कि जो है कौन कौन विद्वानों ने कहा है। हालांकि कल वाले वीडियो में हमने इसको नहीं बताया था कि कौन कौन विद्वान ने कहा, लेकिन उससे पहले वाली जो मॉडल पेपर्स हैं उनमें हमने जरूर बताया है। आपको फिर से बता दे रहा हूं एक बार। नामकरण को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल को आदिकाल भी कहा है और वीर गाथा काल कहा है, लेकिन इनका जो फेमस है नाम वो वीर गाथा काल के नाम से है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। और आपको बता दूं कि जैसे कि इसमें जो डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन है, उन्होंने वीर गाथा काल को चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने जो है वीर गाथा काल, मतलब कि जो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को कौन सा काल कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो, और डॉक्टर रसाल जी की, तो डॉक्टर रसाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने आदिकाल ही कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा, और चारण काल भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। राहुल शंकरत्यायन जी ने, पंडित राहुल शंकरत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने वीर काल की संज्ञा दी है। तो ये इतने नाम जो है आदिकाल के हैं, तो हमने इसको बताया था आसानी से। आप लोगों का क्लियर हो गया होगा डाउट। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं बताइए। क्या प्रश्न है? सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूफी काव्य धारा क्या है भाई? सूफी काव्य धारा
सूफी काव्य धारा आपको पता होगी कि हमने बताया था सूफी काव्य धारा के बारे में, और जो निर्गुण जो प्रेमासरई है आपकी, उसी को सूफी काव्य धारा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के सारे जो कवि होते थे वो संत होते थे। ये बात हमने आपको बताई थी। इसकी विशेषताओं को भी हमने सारे की सारी विशेषताओं प्रवृत्तियों को बता दिया था। हालांकि प्रेमासरई की बात की जाए तो प्रेमासरई में जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद, शेख रहीम और कासिम शाह, हुसैन अली, शेख निसार, ये सब आते हैं। आपको बता दें शेख निसार की यूसुफ जुलेखा फेमस है, हुसैन अली की पुहपावती और कासिम शाह की हंस जवाहिर। शेख रहीम की बात की जाए तो भांसा प्रेम रस, और मुल्ला दाऊद की बात की चंदान रचना इनकी फेमस है। जायसी जी की तो आखिरी कलाम अखरावट पद्मावती तो फेमस ही है। जायसी आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। कुसमत की मिर्गा मतलब कुतुबन की मृगावती फेमस है आपकी। मधुमालती के रचनाकार हैं आपके मंझन, जो कि प्रेमासरई से ही हैं। और चित्रावली जो है उस्मान की रचना जो कि बड़ी फेमस है। और नूर मोहम्मद की रचना है, 2 रचनाएं हैं, एक अनुराग बासरी और किंद्रावती, ये फेमस हैं। ये सब किसकी भाई, ये सब प्रेमासरई की है। अगर पूछा आता ये तो आप लिख सकते थे, लेकिन पूछा गया मुख्य विशेषताएं, सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं पूछा गया तो क्या लिखेंगे भाई। पहली विशेषता कैंसी के प्रेम की प्रधानता इसमें है। दूसरी विशेषता लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। तीसरी बात क्या है भाई, रहस्यवादी अभिव्यक्ति की गई है, रहस्यवादी अभिव्यक्ति। चौथी विशेषता आप लिख सकते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती रहे हैं ये कवि, ठीक है। और साथ ही साथ प्रबंध रचनाओं की सजना करी, अर्थात प्रबंध काव्य में रचना लिखी है। और छठवीं बात है कि गुरु की महत्ता इसमें बताई गई है। और सातवीं विशेषता आप लिख सकते हो कि श्रृंगारिक भावना की प्रधानता है। और भी तमाम सारी आठवीं विशेषता लिख सकते हो, विभत्सा इसमें है कि हिया काढ़ जनुलीन है सहा था, रुहिर भरी आंगुरी ते ही साथा, रक्त ढरा आंसू गरा, हाड़ भयो सब संख, और ध्वनि सारस होई जरी मुई, और पीयू समेट ही पंख। मतलब इतना ज़्यादा विभत्सा माने होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा ऊहात्मकता कहते हैं ना जिसको, कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ का इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर देना कि वो जो है दैनिक जीवन में या फिर वास्तविक लाइफ में पॉसिबल ही ना हो, तो उसमें इसमें खूब धड़ल्ले के साथ किया गया है। ठीक, रोने के लिए बताया गया कि हाड़ माँ सूख गई, इतना आंसू निकल गए उसके नागमती के, या फिर जो है तमाम सारी जितनी भी प्रेमिकाएं होती हैं, तमाम सारी चीज़ें। नौवीं बात आप बता सकते हैं, प्रकृति चित्रण भी इसकी विशेषता है। लोक जीवन का चित्रण किया गया है इसमें, नारी भावना के प्रति भी इसमें ठीक ठाक मात्रा में नारी भावना भी है, और शैतान की कल्पना भी की गई है इसमें, ओके। और हठ योग का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। कला वैशिष्ट की बात की जाए तो इसमें मसनबी शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा विधान भी ठीक ठाक है इसका। छंद विधान और काव्य अलंकार जो है काव्य कार और कल्प भी इसका ठीक ठाक है। तमाम सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमने आपको इतना सारी चीज़ें बता दी सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग के बारे में प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न है, प्रश्न देखें, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके समक्ष द्विवेदी युग से तीसरा नंबर प्रश्न कि द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। ये साहित्यकारों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम हमने अपने महासंग्राम वीडियो में भी और मॉडल पेपर में बताने का प्रयास किया है। देखिए ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। कोई ये नहीं कह सकते कि हाँ सर जी आपने ये सब नहीं बताया। अगर आपने मेरी वीडियोज़ को देखा तो आसानी से सारे के सारे प्रश्न कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो द्विवेदी युग के रचनाकारों के नाम बताएं अगर आपको, तो नाथूराम शर्मा लिख सकते थे आप, क्या नाथूराम शर्मा शंकर। और दूसरे व्यक्ति का नाम आप लिख सकते थे श्रीधर पाठक जी। और तीसरे व्यक्ति आपके सबसे बड़े फेमस जिनके नाम पर द्विवेदी युग की सूत्रपात होता है, 1903 में सरस्वती पातिका का संपादन करते हैं, वहीं से प्रारंभ हो जाता है द्विवेदी युग आपका। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम अग्रणी है। और आप लिख सकते हैं मतलब अयोध्या प्रसाद, मतलब कि चौथा नाम लिख सकते हैं हरियोध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और नाम लिख सकते हैं पांचवा आप जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण, और गया प्रसाद शुक्ला सनेही जी इसी में है। छठवें सातवें आप बता सकते हो मैथिली शरण गुप्ता जी, बड़े फेमस कवि इसके। और रामनरेश त्रिपाठी जी राष्ट्र कवि भी रहे हैं, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्ता दोनों की रचनाएं राष्ट्रवादिता से ओतप्रोत है, तो ये बात ध्यान रखिए। तो इतनी रचनाएं आप लिख सकते थे, मतलब कि रचनाकार के नाम, ठीक। तो ये साहित्यकारों के नाम आपके हो गए। आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई। अगला प्रश्न आपसे दिया गया प्रश्न क्या है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न था कि कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो कवि विद्यापति की बात की जाए तो इनको मैथिल कोपिल पहली विशेषता, दूसरी विशेषता अभिनव जयदेव इनको कहा जाता था। राजा शिव सिंह ने जो है अभिनव जयदेव की उपाधि इनको दी थी, हमने बताया था पूरी की पूरी। तीसरी इनको लेखन कवि के नाम से। चौथी विशेषता मतलब कि चौथी इनकी विभूति कौन सी, मतलब कि इनको किस नाम से आना था है भाई, तो खेलन कवि भी कहा जाता है इनको, वया संधि के कवि भी इनको कहा जाता है। और जो है छठवीं विशेषता आप बता सकते हो, छठवीं विशेषता कौन सी हो सकती है, इनकी दशावधान भी इनको कहा जाता है। और भी इनको कवि कंठहार भी कहा जाता है।
और एक और नाम मुझे शायद याद नहीं आ पा रहा है फटाफट से, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और नाम कवि कंठहार है और एक और कवि करके है, कवि शेखर। जी हाँ, कवि शेखर एक और नाम है। तो ये इतने तमाम सारी उपाधियाँ इनकी क्या क्या, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, लेखन कवि, खेलन कवि, वयासंधि के कवि, दशावधान, कवि कंठहार और कवि शेखर, ये तमाम सारी उपाधियाँ इनकी है जो है विद्यापति जी की। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब भाई ये सब तो सब हमने आपको सभी जो है कवि विद्यापति की उपाधियों के बारे में भी आपको हमने बताया होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया भाई, अगला प्रश्न आपसे आ चुका है एग्जाम पॉइंट अभी से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और इसको हमने बताया था कि तुलसीदास जी की जो है 12 रचनाएं बड़ी फेमस हैं और 12 रचनाएं ही तुलसीदास जी की प्रमाणिक हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, देखिए हमने बताया भी होगा, हर वीडियो में इसको बताया। देखिए तुलसीदास जी की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। तो 6 रचनाओं के नाम क्या, 12 रचनाएं इनकी फेमस हैं। पहली रचना कौन सी, दोहावली। दूसरी कौन सी, कवितावली। तीसरी गीतावली। चौथी कृष्ण गीतावली। पांचवी कौन सी, विनय पात्रिका। छठवीं रामलला नछू। सातवीं बैराग संदीपिनी। आठवीं बरवे रामायण। नौवीं पार्वती मंगल और 10वीं कौन सी है, जानकी मंगल। और 11वीं कौन सी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, रामाज्ञा प्रश्नावली। और एक सबसे बड़ी रचना जो इनकी है श्री रामचरितमानस, 12वीं रचना। या ये 12वीं रचना एक जो है मैंने सीरियल से नहीं बताया है, मानस तो सबसे बड़ी रचना इनकी है। तो मानस के बाद की तमाम सारी रचनाएं हमने आपको बता दी, तो खो गया 12 रचनाएं, 6 रचनाएं पूछी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां नंबर है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए। बड़ा ही फेमस प्रश्न, और कबीरदास के बारे में हर कवियों की व्याख्या हमने करवा दी है आपके यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों ने देखा होगा। तो कबीरदास की बात की है, कबीरदास जी की बहुत सारी जो है दोहे आपके पाठ्यक्रम में थे। गुरुदेव को अंग और बिरव को अंग, ये 2 से 5 दोहे दोनों से थे। तो आपको जैसे कि एक दोहा लिखना था, तो शुरुआत का ही दोहा, पहला दोहा कि सतगुर समान को सगा सोधी सही न दाती, हर जी सामन को हितु हरिजन सही न जाति, ये लिख सकते थे। ऐसी प्रकार से कई सारे तमाम सारे दोहे थे, हमने आपको बताया था। ठीक, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पंडित काहे कबीर, गुरु ज्ञान कहे एक आध उबरंत, हमने खूब बताया था कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। ये सब रचनाएं जो है, ये सब दोहा हैं इनके। ओके, हमने आपको बता ही दिया था, तो कोई भी दोहा आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष जो है 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, घनानंद के द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम बताइए। घनानंद के द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों के नाम बताइए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया। तो घनानंद ने जो है दोहा का भी प्रयोग किया है, चौपाई छंद का भी प्रयोग किया है, छप्पय का भी प्रयोग किया है, सोरठा का प्रयोग किया है, सुमेरु छंद का प्रयोग किया है, निशानी छंद का, अरिल छंद का प्रयोग किया है, और प्लवंग छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, आधा पा और ला और उसके बाद में वा पर एक बिंदी रखेंगे, और ये इस छंद का भी प्रयोग घनानंद की रचनाओं में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से तमाम सारी से कवित्त, सवैया, दुर्मिल, त्रिभंगी, शोभन, इन सभी जो है विष्णुपद, इन सभी के बारे में भी जो है इनके जो है छंद हैं। तो कई सारे छंद हैं, हमने आपको तमाम 5 लिख लीजिएगा, जो भी आपको इच्छा थी आप लिख सकते थे। हमने घनानंद को जब पढ़ाया था तो इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। भारतेंदु जी की सभी कृतियों के बारे में हमने आपको बता दिया था। आपको याद होगा कि हमने जब महासंग्राम वीडियो बताई थी, उसमें हमने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, और इस जो है इसके बारे में बता दूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में हमने जो है सारी की सारी रचनाओं को आपको बताने का भी प्रयास किया। वैसे आपको बता दूँ कि इनकी रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं, जैसे कि आपकी प्रेम माधुरी हो गई। ठीक, प्रेम माधुरी हो गया 1875 में, प्रेम तरंग हो गया 1877 में है, प्रेम प्रलाप 1877 में ही है, प्रेम आश्रु वर्षण हो गया 1873 में, प्रेम मल्लिका। ठीक है, और भी तमाम सारी रचनाएं। तो ये सब प्रेम संबंधी रचनाएं थी, जो हमने फूलों का गुच्छा, प्रेम जो प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, ये तमाम सारी रचनाएं हैं इनकी। तो हमने आपको बता दी सारी की सारी। प्रबोधनी हो गई, इन्हीं की रचना है। छेबी मतलब कि देवी छद्म लीला, ये तमाम सारी रचनाएं। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 9वां नंबर प्रश्न है, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। धर्मवीर भारती की बात किया तो इनके काव्य संग्रह, इनके निबंध संग्रह, इनके जो है कहानी संग्रह, सभी के नाम हमने आपको बताया था। तो जो है इनकी काव्य संग्रहों के नाम बताइए। पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा, दूसरा अंधा युग, तीसरा कौन सी भाई, कनुप्रिया, चौथा जो है 7 गीत वर्ष, और उसके बाद में आप 5वां लिख सकते हो कौन, सपना अभी भी। कौन कौन सा हो गया, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, और अगला आप क्या लिख सकते हो भाई, सपना अभी भी। तो ये सारे के सारी चीज़ें थी इनकी। और अगला प्रश्न आपका जो है 10वां नंबर प्रश्न है, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। तो शोध के बारे में भी हमने जो है सारे के सारे प्रविधियों के बारे में, और शोध का महत्व, शोध की ध्यान देने की समस्या, इन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया था। शोध में तमाम सारी प्रविधियाँ, या प्रविधि और जो पद्धति, दोनों की मतलब एक ही बात है। तो यहाँ पर तमाम सारी पद्धतियों का प्रयोग, जैसे कि सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग, आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग शोध में, और तीसरी समस्या मूलक पद्धति, चौथी आप लिख सकते थे तुलनात्मक पद्धति, 5वीं वर्गीय अध्ययन
अध्ययन पद्धति। छठवीं कौन सी थी भाई? क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति। सातवीं कौन सी थी आपकी? आगमन पद्धति। आठवीं निगमन पद्धति। नौवीं आलोचनात्मक पद्धति। 10वीं काव्यशास्त्रीय। 11वीं समाजशास्त्रीय और 12वीं भाषा वैज्ञानिक पद्धति। 13वीं शैली मसनवी मतलब कि शैली वैज्ञानिक पद्धति। 14वीं मनोवैज्ञानिक पद्धति। ये तमाम सारी चीज़ें आप बता सकते थे। ओके, तो ये तमाम सारी पद्धतियाँ थी जो हमने आपको बता दी। तो ये लगभग 10 के 10 आप लोग अगर सही तरीके से देखी होगी वीडियो, लगातार हमारे चैनल से आप लोग जुड़े थे, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी अच्छी हो गई थी और आप आसानी से इसके उत्तर लिख सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न इसमें मेरा नहीं बताया हुआ है, उसके लिए बहुत खेद है और आपको बता दूं आउट ऑफ सिलेबस भी है आपके। ओके, आपके सिलेबस में उसका मेंशन भी नहीं है, लेकिन वो आपके इसमें पूछा गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव आप पर पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसका विकल्प अर्थ अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं, उसका खंड बा में ही पूछा गया है और जो है लघु उत्तरीय टाइप का जो प्रश्न है उसमें खंड बा में देखेंगे निर्देश दिया गया है कि इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं, जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में आप मतलब कि आपको देना है। प्रश्न संख्या 2 और 3 जो है आपकी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है 2 और 3? क्योंकि 2 और 3 में आपको व्याख्या दी हुई है, इसलिए अनिवार्य होती है। तो 2 व्याख्या आपको करनी ही पड़ेगी। एक व्याख्या के नंबर आपको कितने नंबर मिलेंगे भाई? तो 7 नंबर मिलेंगे। 5 प्रश्न आपको करने होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं व्याख्या क्या थी। तो ये देखेंगे, निम्नलिखित अवतरण के साथ संदर्भ व्याख्या दीजिए। ये व्याख्या आपको मतलब व्याख्या करने के लिए प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये हमने आपको पढ़ाया नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा, ये हमने पढ़ाया नहीं है और ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके। इस सिलेबस में भी नहीं आया था। लेकिन मज़ेदार बात ये होती है आप मतलब कि इसमें जो है लिखित मतलब कि इसमें संदर्भ प्रसंग वाले में कि एक अथवा करके भी आपको देता है व्याख्या करने के लिए। हालांकि इसको पढ़ते हैं। पथगति नयन मिलल राधा कान, दुह मन मनसिज पूरल संधान, दुह मुख हेरइत दुह मेल मोर, और समय न बूझय अचतुर चोर, विद गति संगिनी सब रस जान, और कुटिल नयन फैलनि समाधान, चलल राजपथ दुह उरझाई, कहा कवि शेखर दुह चतुराई। ये था, तो ये कवि शेखर वगैरह का होगा। ये आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित भी नहीं है। हमने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका बार बार चेक किया कि हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में ही हो, हमने ना पढ़ाया हो, लेकिन ये नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये अब आप ध्यान रखेंगे, ये वैसे पूछ लिया गया। लेकिन यहाँ कर आपको बता दें कि अथवा करके दूसरा प्रश्न इसी के स्थान पर पूछा गया था। अगर ये प्रश्न आप ऊपर वाला नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उसको नहीं, वैसे कोई व्यक्ति शायद नहीं कर पाए होंगे जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए होंगे, किसी को हमने नहीं बताया था कि ये अभी आ सकता है। लेकिन ये गोकुल सबय गोपाल उपासी, ये हमने आपको जरूर पढ़ाया है। सूरदास जी की पंक्तियां हैं कि गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधक जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी, के हे उधो, जो गोकुल में तुम आकर के हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हो, यहाँ पर कोई आपके ज्ञान को या जोग साधना को लेने वाला नहीं है। जो जोग वाले हैं वो सारे के सारे ईसपुर काशी अर्थात भगवान शंकर की नगरी काशी में बसे हुए हैं, जो योग साधना पर बल देते हैं। हम लोग तो प्रेम के दीवाने हैं। ठीक, इस प्रकार से उसको समझा करके भेज देती हैं। इसकी पूरी की पूरी व्याख्या हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसको। यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, तदपि रहत चरणन रस राशि, अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है सिराहु गरासी, का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तज करत उपासी उदासी। ये देखिए, और सूरदास ऐसी को बिरहीन मांगति मुक्ति तजे गुण राशि। आपको अगर मान लेते नहीं भी पता था तो आप थोड़ा सा अगर अर्थ इसका लिख सकते थे। यहाँ पर देखिए कवि मतलब कि सूरदास जी का नाम आपको दे दिया, कवि का नाम आपको पता चल गया, कवि का नाम क्या है, तो संदर्भ आप आसानी से लिख सकते थे, इसका प्रसंग भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की ना बात नहीं। कैसे लिखना संदर्भ प्रसंग, इसको लेकर के हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। आप अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई है या आप अभी जो है BA 2023 में आए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ओके, ये लेक्चर और वो वीडियोस देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था क्या है भाई कि काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे जगमग जग कर दे, नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नवल जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नत पर नौ स्वर दे। ये बीड़ा वादनी वरदे, वरदे बीड़ा वादनी वरदे कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है वरदे बीड़ा वादनी वरदे। और ये रचना की व्याख्या हमने आपके समझ प्रस्तुत भी करी है। ये शुरुआत की दो पंक्तियों को छोड़कर के बाकी सारी पूछ ली गई हैं कि वरदे बीड़ा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र जो है नव भारत में भर दे। ये पंक्तियों को काट दिया गया है ऊपर, और नीचे की वरदे बीड़ा वादनी वरदे काट दिया कि आपको पता चल जाता कि हाँ किस कविता की है, इसलिए बीच की पंक्तियों को आपको दे दिया गया है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। संदर्भ प्रसंग इसके व्याख्या हमने बता दी है विस्तार से, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं।
ठीक, तो प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से आप लिखते कि प्रस्तुत पद्यांश वर्दे बीड़ा वादिनी मर्दे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ओके, हो जाता आपका, तो ये भी हमने पढ़ाया है, आ गया। अब यहाँ पर एक खेद वाली बात ये भी है कि अथवा करके दूसरा दिया गया था, तो जब सबसे पहली बात ये है कि आपको ये वाला मिल ही गया, ये वाला लिखने के लिए, तो आपको ये नीचे वाला करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो आपका चाहे आए और मतलब कि इसको पता था आपको, चाहे नहीं पता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसको हमने अभी पढ़ाया भी नहीं था यूट्यूब चैनल पर अपने, ये सिलेबस अभी पूरा हमने नहीं करवा पाया था कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से मतलब कि लघुता में भी कांपा, वह पीढ़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में सदा यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र। और उसके बाद में उलम्ब बाहु यह चिर अखंड जो है अपनापा जिज्ञास प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो तुम। ये मतलब कि भक्ति को दे दो, ये पंक्तियां जो है बड़ी फेमस पंक्तियां हैं और इसको हमने आपको नहीं पढ़ाया है। शायद ये पंक्तियां अज्ञे जी की हैं। किसकी भाई? ये पंक्तियां आपकी अज्ञे जी की होंगी। और ये पंक्तियां आपकी बता दूं कि जो है शायद अज्ञे जी की हैं या किसकी हैं, ये पंक्तियां किसकी होंगी? इसको भी पंक्ति को दे दो, ये पंक्तियां शायद किसकी होंगी आपकी? फटाफट से देखने का प्रयास करें, ये पंक्तियां किसकी हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। शायद इसकी व्याख्या हमने नहीं बताई है और आपको बता दें, ये शायद निराला जी की ही हैं। निराला जी की हैं कि नहीं है? निराला जी की तो सारी हमने बता दी थी। नहीं, ये निराला जी की ही हैं। और ये दीप अकेला, यह दीप अकेला, शायद हाँ बिल्कुल उसी से, यह दीप अकेला, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता तन, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये देखिए, इसको भी भक्ति को दे दो। तो यही है आपका, इसका है जो है यह दीप अकेला अज्ञे जी की, सॉरी निराला जी की बोल दिया क्या? नहीं, अज्ञे जी की ही कविता है। अज्ञे जी, हम शुरुआत में निराला बोल दिया बाद में क्या, बिल्कुल वो निराला जी नहीं है, अज्ञे जी की कविता है ये। और अज्ञे जी की कविता की मैं बात करूँ तो ये हमने नहीं पढ़ाया आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अज्ञे जी की ये कविता है, निराला मुझसे निकल गया था उसके लिए सॉरी। तो अज्ञे जी की कविता है कि यह दीप अकेला, ठीक है, स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आ घटीला बिरला सुल गाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो तुम। इस प्रकार से कविता है, इसकी व्याख्या हमने आपको नहीं बताई है, लेकिन फिर भी अगर आप जो है ये ऊपर वाली पंक्तियों की व्याख्या आपको पता हुई थी, आसानी से आप लिख सकते थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखेंगे यहाँ पर आपका लघुत्तम टाइप के प्रश्न है, इसको बताना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों के लिए मैं अगर जो नेक्स्ट ईयर वाले हमारे छात्र हैं उनके लिए अगर मैं हो सकेगा तो मैं इसको सॉल्व भी करवाने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नाथ साहित्य जो है आदिकाल का ही भाग है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया, नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य ये सब। ओके, अगला प्रश्न है, कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को जो हमने अभी कल की वीडियो में ही हमने कबीरदास की जो एक प्रकार से जो आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा की हमने विशेषता बताई थी आपकी, वही पूरी की पूरी विशेषता कबीरदास की भी, रहस्यवाद वगैरह सब पूरी की पूरी, गुरु की महत्ता और जो है राम नाम की महत्ता, मतलब कि नाम की महत्ता, गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना और इसी प्रकार से भगवत तदात्मी, ये तमाम सारी चीज़ें। ओके, अगला छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। इसके बारे में भी हमने अपने मॉडल पेपर में प्रश्न रखा और पूरा का पूरा बताया था, तो ये मुश्किल से चौथा पांचवा छठवां ये सब आपको पता ही होने चाहिए थे। अगला प्रश्न सातवां नंबर, कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ये जो है नागार्जुन के बारे में हमने बताया था, लेकिन ये प्रश्न शायद हमने नहीं रखा होगा, लेकिन प्रकृति सौंदर्य के बारे में हमने बताया जरूर है। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न है, निराला कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तुलसीदास कविता के बारे में हमने आपको बताया भी होगा, तुलसीदास कविता की व्याख्या भी हमने शायद करी है, तो उसके बारे में आप साहित्यिक सौंदर्य आप लिख सकते थे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तुलसीदास कविता की पूरी व्याख्या हमने बता दी है। अगला प्रश्न यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शोध की परिभाषा देते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसकी भी परिभाषा हमने दी है। तो अगर मान लेते हैं 2-3 प्रश्न हमने नहीं रखा, तो ये प्रश्न हमने जरूर आपको रखा था, बताया भी था। ये प्रश्न हो गया आपका, और 2 प्रश्न आपके दीर्घ मतलब कि जो है व्याख्या वाले हो गए, तो 2 और 1 ये 3, और ये निराला जी का ये वाला आप लिख सकते थे 4, और उसके बाद में एक कोई और छान लेते अगर आप, जैसे कि अमीर खुसरो का जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय भी हमने बताया था, तो ये हो गया आपका 5 हो जाते। आप अगर 2-3 पता होते तो नहीं, या फिर कबीरदास की विशेषताओं को भी बताया था, ये आप लिख सकते थे, ये भी हमने बताया था, ये भी आप लिख सकते थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी उसमें। ठीक, अगला प्रश्न खंडसा से पूछा गया था। देखिए खंडसा में 4 प्रश्न आपके आते थे।
आते हैं और निर्देश आपको दिया गया कि इन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अधिकतम उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है भाई, 50 मतलब 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। 2 प्रश्न आपको करने हैं, एक प्रश्न का अगर आप करेंगे तो उसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में किस किस प्रकार का योगदान रहा है लोगों का, विद्वानों का, इसके बारे में ये प्रश्न हमने जरूर रखा था एग्जाम्स में कि अलग अलग विद्वानों ने, जैसे गार्था दत्तासी हो गए, जार्ज ग्रियर्सन हो गए, मिश्र बंधु हो गए, आचार्य शुक्ला जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, और उसके बाद में राहुल शंकरत्यान हो गए, और गणपत चंद्र गुप्ता जी हो गए, नगेंद्र हो गए डॉक्टर, ये तमाम सारे लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का कार्य किया है। तो ये पूरे की पूरी व्याख्या हमने इसको रखा था प्रश्न अपने मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न आपके समक्ष 11वां नंबर, सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न भी। हमने तुलसीदास जी के बारे में सारी की सारी चीजें बता दी है। जो तुलसीदास जी के बारे में जो कुछ भी आपको पता था वो आप लिख देते तो इसका सगुण भक्ति धारा में इनका स्थान निरूपित हो जाता। रामचरितमानस के थोड़ी बहुत बातें लिख सकते थे और आसानी से हो जाता आपका पेपर। ओके, अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसको भी हमने अपने मॉडल पेपर में रखने का प्रयास किया। और महासंग्राम वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय भी बताया पूरा का पूरा, और उनके सारी की सारी रचनाओं को भी, यानी साहित्य जगत के बारे में भी हमने आपको उनके बारे में बता दिया था। ओके, और अगला प्रश्न 13वां नंबर, आज्ञे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज्ञे की काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी हमने आपको बताने का प्रयास किया होगा जरूर और जरूर। तो आप लोग ये सारे के सारे प्रश्न लगभग हमने बताए थे, एक आध प्रश्न छोड़ करके जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे उनको छोड़ करके, और एक आध प्रश्न और मैंने मॉडल पेपर में साक्षात ना रखे हूँ, लेकिन हमने बताया जरूर है। आप मेरी महासंग्राम वाली वीडियो अगर देखे होंगे या फिर और भी वीडियोज़ जो हमने बताया है उन सभी में हर एक प्रश्न का उत्तर आपको घूम घुमा करके मिल जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा ये मैं आशा भी करता हूँ, और मैं ये कॉन्फिडेंस भी आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे, और भी आपके लिए मैं लगातार बना हुआ हूँ, जल्दी जल्दी आपके समक्ष मैं देता रहूँगा। संस्कृत का मॉडल पेपर हमने दे दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। संस्कृत पेपर आपका कल होगा शायद, तो आपका पेपर मतलब मॉडल पेपर हमने दे दिया है, आप उन मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि नई शिक्षा नीति के तहत जो पेपर हुआ है ये कानपुर मतलब कि ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है जियोग्राफी का। इसका भी एक प्रकार से पेपर अभी हमने ये रात 9 बजे से आपकी क्लास होगी, इसको भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे प्रश्न आपके फंस गए हैं हमारे मॉडल पेपर से, तो इसको भी आप मजे करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी प्रकार से जिनको सारे के सारे प्रश्न फंसाने हैं, अच्छे तरीके से अपने पेपर को में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, तो आप हमारे मॉडल पेपर को देख करके ही जाइएगा। पेपर में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे और सारे के सारे प्रश्न आपके उसी से फंसेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। वहीं आप देखिएगा डिफेंस वाला भी हमने बता दिया, इसके भी सारे के सारे प्रश्न आए। और वहीं आपको बता दूं कि होम साइंस का भी हमने बताया था, वो भी आया, और फिजिकल एजुकेशन का बताया वो भी आया। सब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लगभग हमने 5-6 पेपर अभी तक हुए हैं, और सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आ रहे हैं निश्चित तौर पर। और भी जो हमारे चैनल पर वीडियो लिखित वाले पड़े हुए हैं, और पहले से एक मॉडल पेपर हमारे पड़ा हुआ है न्यू, मतलब कि मॉडल पेपर पड़ा हुआ है न्यू मॉडल पेपर करके 2022 का, उसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।